हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और वीकली करंट अफेयर्स भी चैनल पे अपलोड हो गए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारे डेली क्विज जो चल रहा है हमारा उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग ये भी पूरी सीरीज़ जो है जाके देख सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोन ऑफ अनसर्टेनिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सो बेसिकली कोन ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ये किससे कहते हैं। सो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी अगर हम बात करें तो ये क्या है, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का। जैसे कि अगर हम बात करें अभी उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो अभी साइक्लोन आया हुआ है उड़ीसा में, साइक्लोन डाना। सो ये जो है जो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, साइक्लोन के पाथ का। सो साइक्लोन के पाथ का कि साइक्लोन किस रास्ते से आया। जैसे अगर हम बोले बे ऑफ बंगाल जो है बे ऑफ बंगाल से आया है उड़ीसा में, ठीक है। सो उड़ीसा में जो साइक्लोन आया है अभी बे ऑफ बंगाल के, तो बे ऑफ बंगाल में जो रास्ता उसने जिस पाथ से आया है तो उस पाथ को क्या कहते हैं कि कोन ऑफ अनसर्टेनिटी। कोन ऑफ अनसर्टेनिटी बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, साइक्लोन के पाथ का। सो इसे ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो हमारे पास कोन ऑफ सर्टेनिटी किससे रिलेट करता है, साइक्लोन से। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसको आप लोग मैप पे देख लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका पाथ, साइक्लोन का पाथ अगर हम देखें यहाँ पे तो उड़ीसा में जो है अभी साइक्लोन डाना आया था। सो यहाँ पे जो पाथ है बेसिकली धर्मापोर्ट, ये आपको दिख रहा होगा मैप में, धर्मापोर्ट उड़ीसा में एंड भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ये यहाँ पे। सो ये जो है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी बेसिकली ये पाथ होता है। सो यहाँ पे जो है पाथ ऑफ साइक्लोन दाना। सो बे ऑफ बंगाल में पाथ ऑफ साइक्लोन दाना आया इधर से, और ये आप इसका पाथ देख सकते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे कोन ऑफ अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो ये जो एरिया है इसे कोन ऑफ अनसर्टेनिटी कहा गया है। ये जो एरिया आपको मैप में दिख रहा है ये है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी। आई होप आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा मैप के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और CABM इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ। अगर हम CABM की बात करें तो ये बेसिकली ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यूरोपियन यूनियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है। सो ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की। और अगर हम इसका IUCN स्टेटस की बात करें तो IUCN स्टेटस ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN स्टेटस है। एंड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये बेसिकली इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, इट इज़ अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द IUCN। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट होगा बिकॉज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड एंड इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पे करेंगे फ्लाइटलेस होती है। सो यहाँ पे 1 जो है ये इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ प्राइमरली फाउंड इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट होगा, क्यों, बिकॉज जो इसका प्राइमरी हैबिटेट है, अगर हम इसका प्राइमरी हैबिटेट देखें तो ये हमें ग्रासलैंड में देखने को मिलती है, ग्रासलैंड में एंड सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलती है। और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये इट इज़ टिपिकली फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान में, ना कि वेस्टर्न घाट्स में। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास इनकरेक्ट है। सेमी एरिड रीजन एंड ग्रासलैंड्स में देखने को मिलती है, और टिपिकली जो स्टेट्स में फाउंड होती है वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, और सबसे ज़्यादा जो है यह राजस्थान में देखने को मिलती है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3, इट्स पॉपुलेशन कैन बी रिवाइव्ड यूजिंग मेथड्स लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है हमारे पास ये करेक्ट है कि इसकी पॉपुलेशन को बेसिकली रिवाइव किया जा सकता है यूजिंग कौन से मेथड्स यूज़ करके, लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन फ्लैपशेल टर्टल। सो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल की अगर हम बात करें सो ये बेसिकली फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ है, कॉमनली फाउंड इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में मिलती है। अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड म्यांमार। सो साउथ एशिया में देखने को मिलती है।
फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़, क्या नाम है इसका, फ्लैपशेल टर्टल। फ्लैपशेल टर्टल जो होता है बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड म्यांमार में देखने को मिलता है हमें। फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ है ये। फ्लैपशेल टर्टल जो है फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ है, और बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये शैलो फ्रेश वाटर एरियाज़ में मिलता है। फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो शैलो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं, शैलो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलता है, जस्ट सच एज पोन्ड्स हो गए, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गए, कैनाल्स, और इवन मार्शेस में भी देखने को मिलते हैं। और अगर IUCN स्टेटस की बात करें, फ्लैपशेल टर्टल के IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें, सो वल्नरेबल है ये IUCN लिस्ट में। एंड अगर हम साइट्स की बात करते हैं कि साइट्स के अंदर जो है ये अपेंडिक्स 2 में आता है, अपेंडिक्स 2। तो साइट्स की अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स 2 एंड IUCN में वल्नरेबल है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्मगल्ड टोटल स्पीशीज़ इन इंडिया एंड इज लिस्टेड वल्नरेबल बाय IUCN। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। फ्रेश वाटर टोटल स्पीशीज़ कॉमनली फाउंड इन साउथ एशिया। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर इज करेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट आंसर होगा, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास कि अरेंज करना है यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट में गलवान, लेह, हॉट स्प्रिंग्स एंड डेमचोक। तो ये क्वेश्चन जो है पहले हम मैप पे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे पहले मैप पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे। हमसे जो लोकेशन पूछे ईस्ट टू वेस्ट, सो ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करें, सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो ईस्ट टू वेस्ट यानी कि हमें इधर से देखना है कि कौन सी जगह सबसे ईस्टर्न में है, देन कौन सी है, देन कौन सी है। सो वेस्टर्न वाला जो होगा वो लास्ट में आएगा और ईस्टर्न में जो होगा वो सबसे से पहले आएगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें मैप पे, सो यहाँ पे डेमचोक की अगर हम बात करें तो सबसे ईस्टर्न में जो है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स लिखा होगा, बट इससे भी ज़्यादा ईस्ट में है डेमचोक। सो डेमचोक जो है हमारा ऑप्शन नंबर किस नंबर पे है, 4th पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 डेमचोक। उसके बाद हम देखेंगे हॉट स्प्रिंग्स। सो हॉट स्प्रिंग्स जो है डेमचोक के बाद है हॉट स्प्रिंग्स, तो हॉट स्प्रिंग्स हमारा 3rd नंबर पे है, 4, 3। देन लेह है हमारे पास, सॉरी देन हमारे पास गलवान है, यहाँ पे पहले गलवान है उसके बाद लेह है। तो हमारा पहले होगा 4, 3 देन 1, उसके बाद 2। सो 4, 3, 1, 2 जो होगा ये राइट सीक्वेंस होगा। 4, 3, 1, 2 हमारे पास राइट सीक्वेंस होगा। सबसे ईस्ट में है डेमचोक, देन हॉट स्प्रिंग्स, देन गलवान, देन यहाँ पे हमारे पास लेह है। तो यहाँ पे लेह सबसे वेस्टर्न पार्ट है। उसके बाद अगर हम सबसे ईस्टर्न की पार्ट की बात करें तो सबसे ईस्टर्न पार्ट है डेमचोक, उसके बाद है हॉट स्प्रिंग्स, उसके बाद है गलवान। सो यहाँ पे जो राइट सीक्वेंस होगा हमारा वो होगा 4, 3, 1 एंड 2। सो ईस्ट टू वेस्ट पूछा था हमने, अभी देखा मैप पे सबसे ईस्टर्न में हमारे पास डेमचोक 4, देन हॉट स्प्रिंग्स है 3, देन गलवान है 1 एंड उसके बाद है लेह। सो लेह जो है सबसे वेस्टर्न पार्ट में है। सो यहाँ पे 4, 3, 1, 2 जो होगा हमारा राइट सीक्वेंस होगा। तो द राइट आंसर इज 4, 3, 1 एंड 2। Option number D is the right answer. The next question is, which of the following statements are correct in respect of the tropical cyclones? So tropical cyclones की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे only the subtropical regions are associated with tropical cyclones. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि only subtropical regions जो ये associate करते हैं tropical cyclones से, तो ऐसा नहीं है। tropical cyclones जो है primarily associated with tropical regions and also in subtropical regions. So tropical regions and subtropical regions दोनों से ही एसोसिएट करते हैं tropical cyclones, ना कि सिर्फ और सिर्फ subtropical regions से। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो हो गया हमारे पास ये इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है Saffir-Simpson scale is used to classify the intensity of cyclones. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है कि साइक्लोन की इंटेंसिटी जो क्लासीफाई करता है वो कौन सा जो टूल है वो होता है, कौन सा स्केल करता है, Saffir-Simpson स्केल जो है ये बेसिकली साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को क्लासीफाई करता है। सो स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द इंटरेक्शन विद लैंड टेंड्स टू वीकन अ साइक्लोन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि साइक्लोन जो है वीक हो जाता है जब वो लैंड के इंटरेक्ट में आता है। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा 2 and 3, हमसे राइट पूछा था। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी ये बॉडी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सो एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सो यहाँ पे अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो 2005 में एक्ट जो है एक एक्ट पास हुआ था 2005 में, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। और जो ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई है NCPCR ये 2007 में इस्टेब्लिश हुई है एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सो
यहाँ पे जो है देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीपीसीआर इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। सो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि बेसिकली एनसीपीसीआर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को इंडिया में। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो ये मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द एनसीपीसीआर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो अपॉइंट करते हैं एनसीपीसीआर के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, एनसीपीसीआर के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ फिरोज शाह तुगलक्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये थर्ड रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक डायनेस्टी थी उसमें ये थर्ड रूलर थे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का जो रूलिंग टेन्योर था ये कब से कब तक रूल किया इन्होंने, 1309 टू 1388 1309 टू 1388 तक रूल किया है फिरोज शाह तुगलक ने। और इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ था और प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुई थी इनके टाइम पे। एंड जो एक इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया था वो क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोस्टल सिस्टम। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोस्टल सिस्टम। और दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला फोर्ट है वो भी इन्होंने बनवाया था। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पोस्टल सिस्टम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट्स प्राइम रोल इज टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आईसीजे का जो काम है वो क्या है, बेसिकली जो प्राइम रोल है वो सेटल करना है लीगल डिस्प्यूट्स को बिटवीन स्टेट्स एंड जो मेंबर स्टेट्स हैं आईसीजे के उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ है उन लीगल डिस्प्यूट जो है उसको सेटल करना और एडवाइजरी ओपिनियंस जो है वो प्रोवाइड करना है स्टेट्स को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। सो जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो हेग में है, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है, द आईसीजेस डिसीजंस आर बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व इन द केस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि आईसीजे का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर स्टेट्स पे, ओनली ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व इन द केस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें, द आईसीजे कैन गिव एडवाइजरी ओपिनियंस टू ओनली द सिक्योरिटी काउंसिल। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइजरी ओपिनियंस देता है, ये यूएन के बाकी ऑर्गन्स को भी एडवाइस देता है। एंड और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को भी एडवाइजरी ओपिनियन देता है आईसीजे, ना कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो 2 और 4 जो है इनकरेक्ट है एंड 1 एंड 3 जो है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली टू। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following sports is typically not included in the Commonwealth Games? So Commonwealth Games में जो है यहाँ पूछा है कि कौन सी स्पोर्ट्स नहीं है। और Commonwealth Games की बात करें तो Commonwealth Games को फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। और Commonwealth Games इंडिया में भी हुई थी 2010 में जो है Commonwealth गेम इंडिया में भी हुई थी, कहाँ, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे अगर हम गेम्स की बात करते हैं तो बैडमिंटन होता है। और अच्छा एक चीज़ और कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं ये हर 4 साल में एक बार होते हैं। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गेम्स की, सो बैडमिंटन जो होता है वो होता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और एथलेटिक्स जो होता है, स्विमिंग होता है और क्रिकेट होता है, रग्बी सेवेंस होता है। सो यहाँ पे जो नहीं होता वो होता है बेसबॉल। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं होता कॉमनवेल्थ का पार्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये राइट आंसर होगा, क्योंकि बैडमिंटन भी पार्ट होता है, क्रिकेट पार्ट होता है, रग्बी सेवेंस होता है, एथलीट्स होता है, स्विमिंग होता है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, बेसबॉल। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।